हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स टॉपिक चल रहे थे हमारे। ठीक है बच्चों, आज हम मेथड स्टार्ट करेंगे। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स हम आज डिस्कस करेंगे। टोटल 3 मेथड्स हैं बच्चों। 3 मेथड्स के नाम आप सुन लो पहले कौन कौन से हैं। पहला मेथड आपका है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड आपका है बच्चों, उसका नाम है इनकम मेथड। और तीसरा मेथड आपका है एक्सपेंडिचर मेथड। इनके और भी नाम है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 मेथड आपके पास हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सर 3 अलग अलग मेथड क्यों हैं, पहला सवाल तो ये। और क्या तीनों से आंसर भी हमारा सेम आएगा, दूसरा सवाल ये। दोनों सवाल के आंसर मैं आपको दे देता हूं, फिर हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके डिटेल में। ठीक है, 3 मेथड बच्चों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इकोनॉमी में, आप सुनो ध्यान से, जब हम अपना थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो पहले चैप्टर में ही हम ये डिस्कस कर लेंगे कि जब भी कभी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे इकोनॉमी में या प्रोडक्शन करोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये पेन बनाने का काम है हमारा, हम पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम पेन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम पेन बनाएंगे तो पेन बनाने के लिए हमें बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था फैक्टर कॉस्ट जब कैलकुलेट कर रहे थे। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिए होंगे। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो बच्चों, तो उसकी जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसमें लैंड का रेंट होता है, लेबर का वेजेस होता है, कैपिटल का इंटरेस्ट पे होगा, और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस में लगा हुआ है उसको भी तो सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए। तो मिनिमम प्रॉफिट, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है, वो प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर, जब भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ इनकम जनरेट होगी। उस प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, कुछ इनकम जनरेट होगी। और जब वो इनकम जनरेट होगी तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे? लैंड को मिल जाएगा रेंट, लेबर को मिल जाएगा वेजेस, कैपिटल को मिल जाएगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिल जाएगा प्रॉफिट। और जब आपको आपका वेजेस मिलेगा, आपको आपका रेंट मिलेगा, आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा, या आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा, कोई ना कोई तो होगा ना जिसने अपना लैंड दिया होगा किराए पे, कोई लेबर होगा जिसने अपनी सर्विस दी होगी, कोई होगा जिसने पैसा लगाया होगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योर मान लो आप खुद हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप इस पैसे का क्या करोगे बच्चों? या तो आपकी इनकम हो गई इन द हैंड्स ऑफ फैक्टर ओनर, या आपकी इनकम हो गई। तो प्रोडक्शन से क्या जनरेट हुई? इनकम। अब ये आपके हाथों में जो पैसा आया, आप इसको क्या करोगे? सर हम अपनी नीड्स को पूरा करेंगे और हम इन्हें खर्च कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, डिस्पोज ऑफ इनकम, वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों की वैल्यू सेम होगी। हाँ, इसमें कुछ एजम्पशंस होंगी बच्चों, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि क्या सर हम पूरी इनकम खर्च कर देंगे? हो सकता है हम कुछ पैसा बचा लें। तो ये बात का मैटर है। फिलहाल अभी आप ये समझो कि पूरी इनकम आपने डिस्पोज ऑफ कर दी होगी, तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों का अमाउंट इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तीनों मेथड एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले वाला जो मेथड है आपका प्रोडक्शन मेथड, 2 क्लास कम से कम इसमें हमारी लग सकती हैं, उससे ज्यादा भी लग सकती हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको समझ आ गया 3 मेथड कौन कौन से हैं और 3 मेथड क्यों हैं, उसका भी रीजन आपको समझ आ गया। अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाते हैं अपने। कुछ फॉर्मुलेज वगैरह हम लिखेंगे इसके अंदर, जो कैलकुलेशन के तरीके होंगे, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन अपने आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करें शुरू? ठीक है बच्चों, आ जाओ, आप नोटबुक वगैरह रेडी रखो। हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं लिखना। आप लिखें हेडिंग मेथड। आप यहाँ पे हेडिंग लिखें। थोड़ा सा ये नेटवर्क इशू, ठीक है, एक सेकंड। करें लिखना स्टार्ट करें, अब लिखें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बीच बीच में दिक्कत होती है कभी कभी, कोई नहीं। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम।
मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। एक मिनट आप रुको, अभी ये क्लियर हो जाएगा। आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड वेट करें, आप हो जाएगा क्लियर अभी। अब क्लियर है? लिख लें आप लोग एक बार, हाँ लिख लें इसको, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अभी मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे पास तीन अलग अलग मेथड्स हैं, हमारे पास तीन अलग अलग मेथड्स हैं। उन तीन मेथड्स के नाम क्या हैं आप देखें। पहला जो मेथड हमारे पास है, पहले मेथड का नाम है प्रोडक्शन मेथड। इसके और भी नाम होते हैं सर? हाँ, इसके और भी नाम होते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। प्रोडक्शन मेथड। दूसरे मेथड का नाम हमारा है इनकम मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारा? दूसरा मेथड है इनकम मेथड। तीसरे मेथड का नाम है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारा तीसरा मेथड है। तो तीन अलग अलग मेथड है, जिसमें से हम अपनी आज की क्लास में प्रोडक्शन मेथड स्टार्ट करेंगे बच्चों। कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे? प्रोडक्शन मेथड। आप नीचे हेडिंग लिखें दोबारा से, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, या वैल्यू एडेड मेथड, या इसी को प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं। दो ही नाम लिख लेते हैं फिलहाल, बहुत है दो नाम अभी हमारे लिए यहाँ पे। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है बच्चों? आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक चीज आपका, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, मैं मीनिंग किसी के नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हमें थ्योरी में ये सब पढ़ना है दोबारा। तो वैल्यू एडेड का मतलब यहाँ पे होता है जीवीए एट एमपी, और जीवीए एमपी की फुल फॉर्म है बच्चों ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी आप इन शॉर्ट में ये समझ लो कि इसी को जीडीपी एमपी कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है बच्चों ये, लेकिन कब होता है उसके लिए कंडीशन है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवीए एमपी। वैल्यू एडेड को जीवीए एमपी कहा जाता है। इसके अंदर हमें जीवीए एमपी की ही कैलकुलेशन समझनी है। वैल्यू एडेड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप यहाँ देखें थोड़ी देर के लिए। वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा अगला पेज पे आ जाए, हम फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। मान लो जब हम इसका थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। मान लो कोई फार्मर है, कोई फार्मर है, उसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी है। फार्मर है, उसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी है। क्या मैन्युफैक्चरिंग करा है सर? उसने गेहूं का उत्पादन करा है। मान लो उसने गेहूं का उत्पादन करा है, उसने गेहूं का उत्पादन करा है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जब उसने गेहूं का उत्पादन करा है तो उसने उसकी जो वैल्यू जनरेट करी है, वो वैल्यू जनरेट करी है उसने 5,000 रुपए के इक्वल वैल्यू, 5,000 रुपए के इक्वल वैल्यू। और इसका जो वैल्यू ऑफ इनपुट लगा है वीआई, जो इसका रॉ मटेरियल लगा है, वो मान लो कुछ भी नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल लगता तो है, बट अभी फिलहाल मान लो कुछ वैल्यू इसका लगा नहीं है यहाँ पर। फिर इस फार्मर ने ये वैल्यू आगे फ्लोर मिल वाले को दे दिया। ये वैल्यू उसने फ्लोर मिल वाले को, इसका जो आउटपुट था, ये इसने, इसका इनपुट कुछ भी नहीं लगा था, तो मान लो इसने 5,000 रुपए में ही दे दिया, कोई प्रॉफिट ऐड नहीं करा। तो फ्लोर मिल वाले ने जब इसको खरीदा, फ्लोर मिल वाले ने जब इसको खरीदा, तो आपका वैल्यू ऑफ इनपुट कितना हो गया फ्लोर मिल वाले का? 5,000 रुपए हो गया। ध्यान से देखना, पीछे से 5,000 में खरीदा है। इसने इसका आटा बनाया, और आटा बना के इसने 7,000 रुपए की वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट करी। मतलब फ्लोर मिल वाले ने मान लो बेकर को दे दिया, बेकर को दे दिया आटा बना के 7,000 रुपए में। तो बेकर वाले ने जब पीछे से खरीदा तो वैल्यू ऑफ इनपुट कितना हुआ? 7,000 रुपए। अब मान लो बेकर ने डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दिया, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दिया, मान लो कुछ भी बनाया है, कंज्यूमर को बेच दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लो 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। इसने इसमें वैल्यू एडिशन करा कुछ,
8,000 रुपए, तो कंज्यूमर के पास अल्टीमेटली वैल्यू कितने की पहुंची है? 8,000 रुपए की, 8,000 रुपए की वैल्यू पहुंची है। आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा कम जूम कर लो, ये लो पूरा दिख रहा होगा। अब आप इसमें ध्यान से देखो, एक चीज समझने वाली है कि आपने पहले फार्मर ने 5,000 रुपए की वैल्यू जनरेट करी, इसने आगे फ्लोर मिल वाले को दे दिया 5,000 रुपए की वैल्यू, आगे फ्लोर मिल वाले को दे दिया, फिर इसने कुछ वैल्यू जनरेट करी 7,000 है, फिर इसने बेकर को दे दिया और बेकर ने आगे कंज्यूमर तक पहुंचाई ये वैल्यू बेकर ने क्या करी? कंज्यूमर तक पहुंचा दिया आगे। अब हमें समझना ये है कि या तो दो तरीके होते हैं बच्चों, देखो जो वैल्यू कंज्यूमर के पास पहुंची है, या तो आप ये वाली वैल्यू को नेशनल इनकम में कंसिडर कर लो 8,000 रुपए, और नहीं तो आप इनका एवरी स्टेज पर वैल्यू एडिशन देख लो। मुझे बताओ फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन करा? सर आउटपुट 5,000 है, इनपुट 0 है, तो इसने वैल्यू एडिशन करा 5,000 रुपए का। फ्लोर मिल वाले ने कितना वैल्यू एडिशन करा? 7,000 रुपए आउटपुट है, 5,000 रुपए इनपुट है, तो इसने वैल्यू एडिशन करा 2,000 रुपए का। बेकर वाले ने कितना वैल्यू एडिशन करा? 8,000 रुपए आउटपुट है, 7,000 रुपए इनपुट है, जो पीछे से खरीदा वो हटाना भी तो पड़ेगा ना। 7,000 का खरीदा पीछे से और 8,000 रुपए की वैल्यू बना के आगे बेचा, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ इसका? 1,000 रुपए। अब जरा आप इनके वैल्यू एडिशन को ऐड करो तो जरा 8,000 आ रहा है? यस सर, ये आ रहा है 8,000, 5 2 7 और 1 8,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ईच स्टेज पर वैल्यू ऑफ इनपुट को हटाना पड़ता है, वैल्यू ऑफ इनपुट को हटाना पड़ता है वैल्यू एडिशन निकालने के लिए। या दूसरा तरीका है कि जो फाइनल कंज्यूमर के पास वैल्यू पहुंची है वो 8,000। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए समझा रहा था बच्चों, हम थ्योरी में दोबारा पढ़ेंगे, ये पूरी कहानी हमारे पास है वहां पे डबल काउंटिंग के अंदर, ठीक है। बस मैं आपको वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि अभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, आप कहोगे सर फॉर्मूला याद करना है, रट्टा लगाना है? नहीं, फॉर्मूला थोड़ी था, ये तो था कि कितना आउटपुट है और कितना इनपुट है, दोनों का डिफरेंस। कितना आउटपुट है ये यहाँ पे और कितना इनपुट है, दोनों का डिफरेंस। इसका कितना आउटपुट है, इसका कितना इनपुट है, दोनों का डिफरेंस, तो वही होता है वैल्यू एडिशन। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पेज पे, जहां पे हम अपने फॉर्मूले लिख लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अब आप फॉर्मूला लिख लें जीवीए एमपी का। मैं आपको एक ही फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, सिर्फ किसका फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप यहां लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा, थोड़ा जूम कर दें, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो जो मैंने आपको वैल्यू ऑफ इनपुट लिखा था बच्चों, उसी को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। आप वैल्यू ऑफ इनपुट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट बुक में इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा हुआ है ज्यादातर, तो इसलिए हम बुक को फॉलो कर रहे हैं थोड़ा सा अभी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये एक इक्वेशन बस आपकी है, मेरी तरफ से आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, मैंने और कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिया। आप किताब में कोई फॉर्मूले देख लो तो वहां से कंफ्यूज मत होना। ये एक इक्वेशन है बस मेरी तरफ से जीवीए एमपी की, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। देखें आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अगर आपने जितना सामान बनाया और सारा का सारा बेच दिया, इसको शॉर्ट में ना बच्चों आईसी कहेंगे, मैं अभी आईसी लिखूंगा यहाँ पे, इसमें यहाँ लिख दो आईसी, आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो भी प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करा, अगर आपने वो पूरा का पूरा बेच दिया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो ये तो हो गया आपका सेल्स। क्या सर हमेशा हम पूरा बेच देते हैं? नहीं बच्चे, पूरा हम नहीं बेच पाते, कई बार हमारे पास रह जाता है और पिछले साल का भी बचा हुआ रह जाता है कई बार। तो जो स्टॉक में होगा उस स्टॉक को यहां पर चेंज इन स्टॉक के नाम से लिखेंगे। ये क्या होता है अभी देखेंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ आप, चेंज इन स्टॉक। और फिर हम इसमें प्लस कर लेंगे, सर जो सामान हमने बेच दिया वो आ गया, जो हम नहीं बेच पाए वो आ गया। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सामान हमने खुद इस्तेमाल कर लिया हो? बिल्कुल हो सकता है, आपके घर में भी होता होगा, मान लो फैक्ट्री में काम करते हैं पापा, वहां से कुछ सामान ले आते हो घर पे, है ना, तो वो होता है गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन।
तो अगर कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो वो भी यहां पर होगा, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर गुड्स होगा तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? बिल्कुल इंक्लूड होगा। एक लाइन आप अपने दिमाग में सेट कर लो, प्रोडक्शन हो गया तो इंक्लूड हो गया। अब उस प्रोडक्शन को आप बेचो, आप स्टॉक कर लो, सेल्फ कंज्यूम कर लो, मार्केट में बंटवा दो, भंडारा करा दो, लंगर करा दो, कुछ भी करा दो। अगर प्रोडक्शन हो गया गुड्स एंड सर्विस का तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट बनेगा। ठीक है, फिर उसका कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस प्लस गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हमें इस चेंज इन स्टॉक को पकड़ना है, ये समझना है हमें अच्छे से। चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है? देखिए आप, चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है यहाँ पे? चेंज इन स्टॉक का मतलब है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी हमें क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों वैल्यू दी होंगी, कभी कभी हमें क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों वैल्यू दी होंगी। अगर हमें दोनों वैल्यू दी हैं तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, कभी कभी आपके क्वेश्चन में खुद लिखा होगा इंक्रीज इन स्टॉक, तो अगर इंक्रीज इन स्टॉक है तो इससे प्लस कर लेना। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में लिखा होगा डिक्रीज इन स्टॉक, अगर डिक्रीज इन स्टॉक है तो इसे माइनस कर लेना। ये सिंपल सा सीधा सा लॉजिक है, इसमें कुछ मैंने अलग बात नहीं करी है बच्चों, आप ध्यान से देखो। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो एग्जांपल से समझो आप। अगर मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक 100 है और ओपनिंग स्टॉक 50 था, तो ओपनिंग में 50 था, क्लोजिंग में 100 रह गया, तो स्टॉक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और फॉर्मूले के हिसाब से भी देखें तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो प्लस 50 आएगा चेंज। दूसरे एग्जांपल में अगर हम देखें, क्लोजिंग अगर हमारा 70 है और ओपनिंग स्टॉक हमारा 100 है, तो ओपनिंग में 100 था, क्लोजिंग में 70 हो गया, मतलब स्टॉक डिक्रीज हो गया। अगर चेंज निकाले तो -30 आएगा, तो इसका मतलब डिक्रीज इन स्टॉक है तो माइनस होगा, इंक्रीज इन स्टॉक है तो प्लस होगा। बात समझ आ गई? तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है, ये इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से। ठीक, आगे आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे। ये पहला एक्सप्लेनेशन था जहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट की कैलकुलेशन कैसे होगी और चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इंटरमीडिएट कंजम्पशन है बच्चों, आईसी। अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आईसी। आईसी के अंदर आपको 3 चीजें लेनी है मोटे मोटे तौर पर। एक तो परचेज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओनली रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जिनसे हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान रखना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, फ्यूल पे होने वाला खर्चा प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये आपको ले लेनी है 3 चीजें। आपको किसी भी तरीके का एसेट, एसेट मतलब प्लांट बिल्डिंग मशीन जो खरीदा, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। बस बात समझ आ गई मेरी? ठीक है सर, समझ गए हम। ये आपके फॉर्मूलेज हो गए बच्चों। एक इक्वेशन और लिखूंगा बस, इसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर लो, अगर ऊपर का ना लिखा हो तो ये भी कॉपी कर लो एक बार, वीडियो को पॉज करके। ये लो आप यहाँ से दोबारा से दिखा देते हैं मेथड, वीडियो पॉज कर लो, कॉपी कर लो इसे, फिर आ जाओ नीचे प्रोडक्शन मेथड, जीवीएमपी का फॉर्मूला लिख लो, इसको कॉपी कर लो, फिर आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे। इसको वीडियो रोको आप, ये लो ऊपर कर दिया मैंने, यहां से ये कॉपी कर लो आप एक बार। ठीक है सर, हमने लिख लिया, आप आगे चलो। ये लो एक चार्ट और बना लो मेरे साथ में, जैसे जैसे बनाता जा रहा हूं बस। ये और है आपका नोट नंबर 3, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 का पार्ट है ये आपका। अब मेरी बात सुन, ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, आप देखो दोबारा सुनो, अभी मैंने आपको बताया था ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है आपका वही जीडीपी एमपी होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है। बार बार ठीक है,
आप लिखो जो जीवीए होता है आपका वही आपका जीडीपी एमपी होता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कब होगा कब नहीं होगा। जैसे अगर हमारे पास इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं बच्चों अलग अलग, अगर हम जीवीए एट एमपी प्राइमरी सेक्टर का, जीवीए एट एमपी कौन से सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, फिर हम इसमें ऐड कर लें जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी हम इसमें ऐड कर लें सेकेंडरी सेक्टर का, आप साथ साथ लिखते जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए एट एमपी हम इसमें ऐड कर लें सेकेंडरी सेक्टर का, और फिर हम प्लस कर लें इसमें जीवीए एट एमपी टेरिटरी सेक्टर का, जीवीए एट एमपी टेरिटरी सेक्टर का हम इसमें ऐड कर लें। तीनों सेक्टर का जैसे ही आप जीवीए एमपी ऐड करोगे तो बच्चों ये आपका जीडीपी एमपी के बराबर होता है। इसका मतलब हो सकता है आप लोगों को ये कहीं पढ़ाया जाए स्कूल वगैरह में कि जीवीए एमपी ही जीडीपी एमपी होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये तब होता है जब तीनों सेक्टर का सम अप हो जाएगा, तीनों सेक्टर का सम अप हो जाएगा। अगर तीनों सेक्टर ना दिए हो तो कोई बात नहीं, फिर तो कर लेना आप जीवीए एमपी जीडीपी एमपी के इक्वल। सेम इसी तरह से अगर हम एमपी की जगह एफसी ले लें, जीवीए एट एफसी प्राइमरी, पी मतलब प्राइमरी, प्लस जीवीए एट एफसी, एस मतलब सेकेंडरी, एंड प्लस जीवीए एट एफसी, टी मतलब टेरिटरी, तीनों सेक्टर का ले लें तो ये हो जाएगा आपका फाइनलाइजेशन जो होगा आपका ये जीडीपी एट एफसी हो जाएगा। एमपी की जगह सर जीडीपी एट एफसी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जीडीपी एट एफसी। फिर आप सेम इसी तरीके से एनवीए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस प्राइमरी सेक्टर का ले लें, प्लस नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस सेकेंडरी सेक्टर का ले लें, प्लस नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस टेरिटरी सेक्टर का ले लें, तो सर ये एनडीपी एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनडीपी एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका लास्ट का एफसी वाला भी ऐसे ही होगा, एनवीए एट एफसी अगर आप प्राइमरी सेक्टर का ले लें, प्लस एनवीए एट एफसी आप सेकेंडरी सेक्टर का ले लें, प्लस एनवीए एट एफसी आप टेरिटरी सेक्टर का ले लें, तो ये आपका एनडीपी एट एफसी हो जाएगा। ये चारों पॉइंट्स आप एक बार कॉपी कर लें बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, आप इन चारों पॉइंट्स को लिख लें। फिर इसके बाद क्योंकि हमें क्वेश्चन ही करना है सीधा, हमारे फॉर्मूले हो गए, कॉन्सेप्ट हो गया, सब कुछ हो गया, बस अब हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। अब हमें क्या डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन आंसर। चलो करें आगे। ठीक है सर, लिख लिया हमने ये, आप वीडियो पॉज करके लिख लें अगर ना लिखा हो तो। ये देखें आगे आप आए, क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। सर ये क्या दे दिया आपने, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया हमें, कोई बात देखेंगे अभी। नंबर 1, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000। नंबर 2, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100, लिखते जाए क्वेश्चन आप साथ साथ। नंबर 3, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400। नंबर 4, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150। नंबर 5, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 250, रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 250। यस, क्लियर है यहां तक? यस सर, समझ आ गया। आप करो आगे। देखो इतना ही क्वेश्चन है सिर्फ हमारे पास, ठीक है। हमें एनवीए एफसी फाइंड आउट करना है, लेकिन
एनवीएएफसी का कोई भी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, तो सर फिर क्या करें हमने फॉर्मूला लिखा है जीवीएएमपी का, तो हम जीवीएएमपी ही निकालेंगे हमेशा पहले। जीवीएएमपी आप कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों, जीवीएएमपी के लिए मैंने आपको बताया है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट आप पीछे देख सकते हैं दोबारा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप देखें क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पता है, यस सर 1000 रुपए वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 400, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 250। सर क्या करें, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है, तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि ये इसी का तो पार्ट होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 3 चीजें बताई मैंने, रॉ मटेरियल का परचेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल पे एक्सपेंडिचर, तो ये 250 इस 400 का पार्ट है। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तो आप सीधे इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू ले लेंगे और बाकी वैल्यू को आप कर देंगे इग्नोर। तो ये आंसर आया आपका 600, लेकिन ये हमारा आंसर हुआ नहीं अभी, क्योंकि हमने क्या निकाला है जीवीए एट एमपी, बट हमें निकालना क्या है एनवीए एट एफसी। अब आप अपनी पहली वाली क्लास पे वापस आ जाओ। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक एग्रीगेट सीखे थे, जो चीज हमें निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, और जो चीज हमारे पास आ चुकी है मेथड के थ्रू उसको राइट हैंड साइड में, जीवीए एट एमपी। अब ये जी का मतलब है ग्रॉस, ग्रॉस से मूव करेंगे नेट में, तो माइनस होता है सर डेप्रिसिएशन, जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, याद रखना ये दूसरा नाम। वी और वी सेम है, छोड़ देंगे, जो सेम होता था उसे आगे नहीं करते थे। ए और ए भी सेम है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी आगे नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी माइनस होता था। बच्चों जिसने पहली क्लास नहीं देखी होगी ना उसको ये कुछ समझ नहीं आएगा। पहली क्लास सीक्वेंस में चलना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि दूसरी तीसरी क्लास उठा के देख लो, डायरेक्ट नहीं आएगा कुछ भी। जीवीए एट एमपी, ये आपका 600 यहां से ले लिया हमने, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100 दिया हुआ है, एनआईटी 150 दिया हुआ है, तो 600 में से 250 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये बच जाएगा आपका 350। 350 ये आंसर आ गया इसका। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एक बार आप ये लो क्वेश्चन अगर ना लिख पाए हो तो क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो वीडियो रोक के, फिर ये लो आप आंसर, ये रहा आंसर आपका, इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है सर, ये हमने लिख लिया वीडियो रोक के, आप आगे चलो। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नंबर 1, सेल्स गिवन है बच्चों, सेल्स गिवन है, आप लिखें इसका अमाउंट है आपको 100 रुपीज, करोड़ में अरब में जो भी हो। नंबर 2, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 गिवन है। नंबर 3, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 40, 40 के बाद आपका नंबर 3 में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 20। ओपनिंग स्टॉक के बाद नंबर 4 पे है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 15। इसके बाद आपका मान लो है सब्सिडीज, सब्सिडीज, सब्सिडीज आपका है मान लो 25। सब्सिडीज के बाद आपका है मान लो नंबर 6 पे है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का अमाउंट है लेट कर लो आप 30। डेप्रीसिएशन के बाद नंबर 7, नंबर 7 पे है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास है मान लो 25। नंबर 8, नंबर 8 पे आपके पास है रेंट, रेंट है आपका मान लो यहाँ पर 30। नंबर 9,
नंबर 9 में है आपका वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी है मान लो आपका 40। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन ना मैं खुद से बना के करवा रहा हूँ आपको, जाके आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए फिर जो बुक से करो आप, तो इसलिए आप इसको लिखो पूरा। वेजेस एंड सैलरी। इसके बाद नंबर 10 में आपका है परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, ये है मान लो आपका 700। ठीक है, सबसे पहली बात तो इतना ही क्वेश्चन, सबसे काम की बात अब समझ लो इसमें। परचेज ऑफ मशीन तो हम वैसे ही नहीं लेंगे क्योंकि एसेट का परचेज हम यहाँ पे कंसिडर करते नहीं है। ये दोनों चीजें हमारी वैल्यू एडेड मेथड का पार्ट नहीं है, तो ये दोनों भी हमारा काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनते जाना तब काटना। रेंट और वेजेस एंड सैलरी इनका मेथड का पार्ट होता है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। अब आ जाते हैं बाकी की चीजों पे। क्या हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है? यस सर, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, तो इसका मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो इसी का पार्ट है, वो इसी का पार्ट है, तो ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? कौन सी चीज कंसिडर होगी, कौन सी चीज कंसिडर नहीं होगी, ये समझना जरूरी है। अब देखो होगा कैसे ये सॉल्यूशन। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन आप लिखेंगे, आपको निकालना है जीवीए एट एमपी। निकालना तो जीवीए एट एफसी है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला इसी का है, सिर्फ जीवीए एट एमपी का। और वो भी फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप पहले सुनते जाएं बच्चे, बाद में कॉपी करें, मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा पूरा। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है? नहीं है सर, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम स्प्लिट करके ये लिख सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हाँ सर हम लिख सकते हैं, और प्लस यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी होता है, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बट वो क्वेश्चन में है नहीं, तो हम क्यों लिखें उसको? माइनस आईसी। तो सर ये फॉर्मूला बन गया। ऐसा ही फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया जाएगा स्कूल वगैरह में, लेकिन ये कुछ फॉर्मूला नहीं है, यहीं से निकलता है। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखवाया। अब आप इनकी वैल्यू पुट करो। आप देखो सेल्स की वैल्यू कितनी है सर? सेल्स की वैल्यू है 100, तो आपने सेल्स की जगह पे रख दिया 100, प्लस चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपको दिख रहा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक 15, ओपनिंग स्टॉक 20, तो 15 माइनस 20, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका है इस क्वेश्चन में 40। दिस सिंप्लीफाई, 100 में से 40 माइनस तो बचा 60, 60 में से 5 माइनस तो बच गया कितना? 55। ये आंसर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको निकालना है जीवीए एट एफसी, और हमारा निकला है जीवीए एट एमपी। तो अब हम यहां से निकालेंगे जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीवीए एट मार्केट प्राइस। राइट साइड में जी दोनों में सेम है, वी दोनों में सेम है, ए दोनों में सेम है, छोड़ देंगे। मार्केट प्राइस से रूल लगेगा सिर्फ फैक्टर कॉस्ट का, तो माइनस होता है एनआईटी। तो आपका 55 माइनस, मैं इसमें एनआईटी की डिटेल मैंने दी है या नहीं दी, ये देखो आप। एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप देखो जरा, क्या इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है कहीं क्वेश्चन में? सर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। सब्सिडी है, हाँ सर सब्सिडी 25 है, तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो इसको ले लो 0। माइनस सब्सिडी है 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 55 प्लस 25, आंसर इज 80। समझ आ गया ये? ठीक है सर, आप दोबारा से देख लो। आपने ये वैल्यू निकाली पहले जीबी एट एमपी, फिर आपने एनआईटी में क्या करा? इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसको ले लिया 0, और फिर सब्सिडी आपका 25 है, तो 0 माइनस 25, तो माइनस माइनस प्लस 25, तो ये 80 आंसर आ गया। आप इसको करें कॉपी, वीडियो को रोक के बच्चों अपनी। हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हम 3-4 एग्जाम्पल कम से कम कर लें, आप लोग होमवर्क कर सको ताकि फिर। ठीक है, चलो अभी बहुत टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे आराम से। 1 घंटे की तो क्लास कम से कम होती है वैसे भी। ठीक है, आते हैं आगे। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप दोबारा पीछे जाओ, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और इसको लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। नंबर 1, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 60। नंबर 2, डेप्रिसिएशन
24, number 3 sales 400, number 4 goods and service tax GST, goods and service tax 40, number 5 opening stock, opening stock ये है आपका मान लो 30, number 6 intermediate cost, intermediate cost आपका है 96 closing stock, number 7 closing stock है आपका 20। ठीक है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है बहुत। NV8F से निकालना है, लिख लिया आपने क्वेश्चन? यस सर, हमने लिख लिया क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन कराओ। सबसे पहले क्या निकालें सर? सबसे पहले निकालेंगे GVA@MP, क्योंकि हमारे पास वही एक रास्ता है, क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये G है, क्रॉस वैल्यू एडेड। क्या इक्वेशन है सर इसकी? इक्वेशन है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें सीधे सीधे दे रखा है सर? सीधे सीधे नहीं दे रखा है, तो इसको स्प्लिट कर लेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपकी सेल्स की वैल्यू कितनी है सर? 400 है। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक है 20, ओपनिंग स्टॉक है 30, माइनस IC। आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है और आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है। ये रॉ मटेरियल इसी का पार्ट है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को नहीं लेना, हमें ध्यान रखना है ये बात बच्चों। जब ये ना दिया हो ना इंटरमीडिएट कॉस्ट, तब आप ले लेना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को। तो फिलहाल तो आप 96 ले लो यहाँ पर। तो दिस सिंप्लीफाई, आप इसको सॉल्व करो। 400 में से 10 माइनस होगा तो ये बच जाएगा आपका 390, 390 में से 96 माइनस होगा तो 294 बचेगा। ये 294 GVA@MP आ गया। अब आपको निकालना था NVA@FC और आप राइट साइड में रख लोगे GVA@MP। तो जरा ग्रॉस टू नेट, अब मैं एरो नहीं बना रहा, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन होगा सर। V सेम है, A सेम है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस होगा NIT, माइनस होगा NIT। तो आप जरा वैल्यू पुट करें यहाँ पे 294। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है 24 माइनस NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये जो GST होता है ना बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी क्वेश्चन में नहीं है तो 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप इसको सॉल्व कर लो। 294 में से 24 माइनस करोगे तो आपका ये बच जाएगा 270। 270 में से आप 40 माइनस कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 230। ये आपका आंसर। ठीक है, ये भी हो गया एग्जांपल सर। एक बार दिखा दो पूरा पर से। ये लो, पहले ये क्वेश्चन देख लो। NVA@FC निकालना था, क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया था पहले, वरना नहीं कराया तो वीडियो रोको, क्वेश्चन लिखो, फिर आप ये सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके आप इसको लिखो और समझते भी जाओ बच्चों, क्योंकि अभी होमवर्क मिलेगा आपको। आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 पे लिख लिया सर हमने, ये आप आगे चलो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, कैलकुलेट NVA@FC, कैलकुलेट NVA@FC। नंबर 1 सब्सिडी आपको गिवन है 20। नंबर 2 सेल्स आपको गिवन है 400। सेल्स के बाद आपका नंबर 3 डेप्रीसिएशन आपका गिवन है 15। नंबर 4 एक्सपोर्ट जो हमने करा है वो आपका गिवन है 50। एक्सपोर्ट के बाद आपका नंबर 5 क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन है 10। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपका नंबर 6 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है 25। ओपनिंग स्टॉक 25। नंबर 7 इंटरमीडिएट परचेज। इंटरमीडिएट परचेज, जितने भी अलग अलग नाम यूज हो सकते हैं मैं सारे अपने एग्जांपल में कवर कर ले रहा हूं बच्चों। इंटरमीडिएट परचेज, ये नया नाम आ गया है, वही चीज ये इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक चीज मुझे इसमें समझानी है, सर आपने ऐसा क्या लिख दिया इसमें, तो बार बार क्वेश्चन करा रहे हो आप एक जैसे। एक जैसे नहीं है बच्चों, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा आपको, ताकि आपके होमवर्क में कोई दिक्कत ना आए। फिर भी आएगी दिक्कत, वो आपके डाउट बताए जाएंगे। क्या नया है सर इसमें? नया इसमें यह है बच्चों कि सेल्स हमने करा है 400 और हमने एक्सपोर्ट निर्यात करा है 50। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये एक्सपोर्ट क्या इसी सेल्स का पार्ट है, या हम अलग से एक्सपोर्ट को ऐड करें तो हमारी सेल्स 450 हो जाए। एक बात तो हमें यह समझनी है। दूसरा, इंटरमीडिएट परचेज को इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाता है। तो आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे सिर्फ सेल्स लिखा है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये सामान, ये गुड्स, ये सर्विस आपने इंडिया के अंदर बेची है या इंडिया के बाहर बेची है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने इंडिया के अंदर बेचा है या इंडिया के बाहर बेचा है मेंशन नहीं है, तो आप ये मान लेंगे कि ये वाला जो एक्सपोर्ट है ये इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता सर, क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा सेल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। अगले एग्जांपल में कवर कर लेंगे उसे, सेल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। अगर डोमेस्टिक वर्ड लिख दिया बच्चों तो फिर इसका मतलब वो इंडिया के अंदर बेचा है, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया के बाहर। तो अंदर और बाहर दोनों लेना है, ठीक, तो फिर दोनों को ऐड कर लेना। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है डोमेस्टिक, तो इसका मतलब ये 50 इसमें इंक्लूडेड है। तो मैं इसको क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। बात समझ आ गई? क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ लिखा ही नहीं है कहां बेचा है सामान, तो हम ये मान लेंगे कि एक्सपोर्ट इसमें इंक्लूडेड है। ऐसा ही करना है हमें हमेशा। सॉल्यूशन जब हम करेंगे बच्चों, एनवीएफसी डायरेक्ट तो नहीं निकल सकता, हो सकता है आपकी किताबों में डायरेक्ट निकाला हो, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे निकलता है डायरेक्ट। पहले जीवीए एमपी निकलेगा, पहले जीवीए एमपी। जीवीए एमपी के लिए वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें सीधे सीधे दिया है? नहीं सर, सीधे सीधे नहीं दिया है, तो हम इसको स्प्लिट कर लें, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। सिंप्लीफाई, सेल्स की वैल्यू 400 ले लेंगे, एक्सपोर्ट को इग्नोर कर देंगे। चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक आपका 10 है और ओपनिंग स्टॉक आपका 25 है, माइनस इंटरमीडिएट परचेज है 250। सिंप्लीफाई, 400 में से यहाँ पे आपका 250 माइनस होगा तो 150 बचेगा, 150 में से 15 माइनस हो जाएगा, 150 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो ये 135 आपका आ गया जीबीए एट एमपी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनवीए एट एफसी इज इक्वल टू, यहाँ जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। जीबीए एट एमपी की वैल्यू 135 है, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन इसकी वैल्यू है 15, वी सेम ए सेम, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, ब्रैकेट लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो 0। सब्सिडी है 20, आप बहुत ध्यान से करना, सब्सिडी है 20, तो आप इसको फाइनलाइज कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, और ये माइनस 15, तो इसका मतलब माइनस 5 बचा। तो फाइनल आंसर इज 140, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस 20 तो प्लस 5 बचा, तो फाइनल आंसर इज 140। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 140 आएगा। जगह की कमी थी लास्ट पेज पे, मैं सोच रहा हूँ अगले पे ना जाए ये वाला सॉल्यूशन, तो मैंने यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं करा है, ये सेम रूल लगेगा जो यहाँ लगा है, एनवी एट एफ सी इक्वल टू जीवी एट एमपी माइनस स्टेप माइनस एनआईटी, यही वाला लगेगा। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया मैंने, आप इसको कॉपी करें बच्चों। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, और हो सकता है ये लास्ट एग्जाम्पल भी हो हमारा, देख लेंगे जैसा भी होगा। आए हम अगले एग्जाम्पल पे, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 5, कैलकुलेट
NVA at factor cost, NVA at F. Number 1, depreciation. ये आपका है मान लो 40. Number 2, sales in domestic market. Sales in domestic market है आपका, ये मान लो, एक मिनट, एक सेकंड रुकना बच्चा, क्वेश्चन थोड़ा जनरेट करना पड़ेगा. ये है आपका मान लो 266. नंबर 3, एक्सपोर्ट है आपका मान लो यहाँ पर बच्चों 14. एक्सपोर्ट है आपका 14 है आपका एक्सपोर्ट. इसके बाद आपका मान लो आप नंबर 4, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 180. नंबर 5, सब्सिडी आपका है मान लो 10. फिर उसके बाद नंबर 6, चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक है मान लो आप -20. इसके बाद आपका नंबर 7, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है आपका मान लो 6. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है आपके लिए. आप देखें अब इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है और कैसे कैसे क्या क्या करना है. देखो बच्चों, आप पहले इक्वेशन लिख लो. आपको पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें सीधे सीधे नहीं दिया है, तो हम इसकी जगह पर सेल प्लस चेंज इन स्टॉक कर सकते हैं -IC. सेल्स हमें दे रखा है इस बार डोमेस्टिक मार्केट, तो इसका मतलब सर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट लिखा हुआ है. डोमेस्टिक मार्केट का मतलब हमने इंडिया में तो बेचा है 266 और हमने बाहर एक्सपोर्ट करा है, निर्यात करा है 14. तो टोटल सेल्स आपकी इन दोनों को ऐड करोगे तो पता लगेगी. समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है आपको. एक्सपोर्ट कब ऐड करना है सर? जब डोमेस्टिक वर्ड लिखा होगा. अगर डोमेस्टिक नहीं लिखा, सिर्फ सेल्स लिखा है, तो एक्सपोर्ट को इग्नोर कर देना है. ठीक है. चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, बट यहाँ पे इस बार डायरेक्ट दे रखा है चेंज इन स्टॉक -20. -IC, फिर से फंस गया क्वेश्चन. IC आपका 180 है और इंपोर्ट ऑफ मटेरियल आपका 6 है. तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. ये कंजम्पशन इंडिया के अंदर का है या इंडिया से बाहर का है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है दोबारा से. तो इसका मतलब ये इंपोर्ट इसमें आपका इंक्लूडेड है. कब इंक्लूड नहीं होगा? जब यहाँ पे मेंशन हो. ठीक है. इंटरमीडिएट कॉस्ट डोमेस्टिक मार्केट का अगर मेंशन होगा तो फिर इंपोर्ट को अलग से ऐड करेंगे. फिलहाल अभी हम 180 लेंगे. समझ आ गई ये लॉजिक आपको? ये बात ये ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बात, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. 266 + 40 शायद आपका 280 होगा. 280 और ये -20 -180. तो द फाइनल आंसर इज आपका कितना आया? GVA MP कितना आया आपका? 280 में से 180 माइनस करेंगे तो 100, ये 80 आ गया आपका. ये GVA at MP आ गया बच्चों. GVA at MP के बाद आपको निकालना है NVA at FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. और आपने राइट साइड में लिख लिया GVA at MP, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, V सेम, A सेम, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT. GVA at MP 80. डेप्रिसिएशन ढूंढ लो क्वेश्चन में, सबसे टॉप पे दिया हुआ है 40. ये रहा डेप्रिसिएशन, 40 दिया हुआ है. फिर माइनस NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. देखो इनडायरेक्ट टैक्स है कहीं? नहीं है सर इनडायरेक्ट टैक्स. सब्सिडी है 10, तो 0 - 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 30. तो फाइनल आंसर इज 50. ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन. आप इसको कॉपी करो, फिर देखें आगे क्या करना है.
वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लो। लिख लिया सर हमने ये, आप आगे बताओ क्या करना है। हेलो बच्चों, क्वेश्चंस कर लिए हमने काफी सारे, आगे देखते हैं क्या करना है बच्चों। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने अपने आप से आपको कराए हैं ताकि अब मैं आपको होमवर्क जो दूंगा उस होमवर्क में दिक्कत 99% तक कम हो जाए। फिर भी अगर आपके डाउट होंगे तो वो क्लियर किए जाएंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन करने कहां से हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। मेरी बुकलेट आपके पास आई है, ये बुकलेट है हमारी, ये रही आपके सामने आ गई स्क्रीन पे बच्चों, ये लो। इसमें से हमने पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन 1 to 10 बेसिक रूल्स वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बेसिक रूल्स वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम आगे आ जाते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे भी काफी सारी चीजें लिखी हैं, ये आप बाद में पढ़ लेना। जैसे देखो, हमने ये मेथड स्टार्ट करे थे, वैल्यू एडेड मेथड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वैल्यू एडेड मेथड पूरा लिखा हुआ है इधर। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे है इसमें बुक में, वैसे मैंने आपको नोटबुक पे लिखवा दी है सारी चीज। आप यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं अगर ये बुक आपके पास हार्ड कॉपी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई थी, फिर एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, 4 केस है, वो छोड़ दो आप, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है क्वेश्चन में अंदर ही। नोट भी मैंने आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा दिए, नोट लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना इनको बाद। क्वेश्चन के अंदर सारे नोट समझा दिए हैं मैंने आपको, कुछ कुछ रह गए होंगे तो वो देख लें। तो हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाए अपने। वैल्यू एडिशन मेथड के सर कितने क्वेश्चन हैं, आपके पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे बच्चों, ये लो थोड़ा सा जूम कर दिया इसको। पेज नंबर 11 पे आपके ये क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड मेथड। दिख रहे हैं आपको? यस सर, दिखाई दे रहा है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन मेथड। क्वेश्चन 1 से आपको कहां तक करना है अभी आप ये देख लें, 1 से लेके 16 तक, 1 से लेके 16 तक आप लोगों का होमवर्क है। उसके आगे मत बढ़ना क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं। कोई करना चाहे अपने आप अलग बात है, 1 से 16 तक तो हमें कर लेने हैं। टोटल सर कहां तक है आपकी बुकलेट में, इस मेथड के क्वेश्चन 29 तक है हमारे पास। फिर हमारा इनका मेथड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर, एक क्लास आज हुई, 1 से 16 तक हमारा होमवर्क है, उसमें जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स में क्लियर कर दूंगा आपके। जैसे भी जिन बच्चों के डाउट्स मेरे पास आएंगे मैसेज में या जो भी आप बता देना मुझे, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर 17 से जो आगे होंगे वो अगली क्लास का हमारा पोर्शन होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जरूर कर लेना आप लोग, रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, जो भी टाइम आप देना चाहो, कोई बच्चा 1 घंटा देना चाहता है 1 घंटा दो, 2 घंटा पढ़ना चाहते हो 2 घंटा पढ़ो, कोई आधा घंटा पढ़ना चाहता है आधा घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है और काम जरूर करना है टाइम पे। कोई बहुत ज्यादा होमवर्क मैं नहीं देता हूँ, मुझे भी पता है। ऐसा नहीं देता कि मैं आपको 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दे दूं। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही मैं आपको दूंगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया होगा उतने ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर लेना, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।